Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। गुजरात के अंकोडिया इलाके में 4 मई को एक लड़की की लाश मिली। ये लाश एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी और लाश को देखकर ये क्लियर कट लग रहा था कि ये मामला मर्डर का है, क्योंकि जिस युवती की लाश मिली थी, जिस लड़की की लाश मिली थी, उसके गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे, यानी वो लिगेचर मार्क, वो दाग जो किसी की गला घोंटे जाने के वक्त बनते हैं। अब जब लोगों की नज़र लाश पर पड़ी तो लोगों ने इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उस लाश को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लाश की पहचान पता करने की कोशिशें तेज़ की, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि लाश के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उस मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती। लेकिन पुलिस की कोशिश जारी रही और पुलिस ने उस लाश की तस्वीरें क्लिक करके उसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इस तरह के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और ग्रुप्स में शेयर करने की शुरुआत की। उधर वडोदरा की ही एक लड़की ठीक एक रोज़ पहले अपने घर से गायब हुई थी। वो 3 मई की बात है। 3 मई को वो लड़की घर से ये बताकर निकली थी कि मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। असल में उस लड़की के किसी दोस्त के यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो उसे लगा कि ये अच्छा मौका है, हाथ में मेहंदी लगा लूँगी। वो घर से निकली, लेकिन 3 मई को जो वो घर से निकली उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटी। घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वो लड़की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, तो ऐसे में घर वालों ने उस प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी बातचीत की और ये पता किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बेटी 3 मई को काम पर चली आई हो, वर्कलोड की वजह से रिस्पॉन्ड न कर पा रही हो। लेकिन उन्हें वहाँ भी निराशा हाथ लगी और पता चला कि लड़की जो है ऑफिस नहीं आई थी। तो पुलिस उधर लाश की पहचान पता करने में जुटी थी और इधर घर वाले अपनी बेटी को तलाश रहे थे। इस बीच घर वालों की नज़र पुलिस की तरफ से शेयर किए गए उस सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी जिसमें लाश की तस्वीरें पुलिस ने डाल रखी थी। अब घर वालों ने जब ये तस्वीरें देखी तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये तस्वीरें जो है उनकी बेटी की ही थी। लेकिन सिर्फ ये मान लेने या बोल देने से तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया घर वालों ने, और पुलिस ने कहा कि ठीक है, एक बार ऑफिशियली आप उस डेड बॉडी की पहचान कर लीजिए, लाश अभी भी वहाँ रखी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, तो एक बार चल के उसे प्लीज़ देख लीजिए। तो घर वाले पहुँचे पोस्टमार्टम हाउस और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। ये कन्फर्म हो गया कि 3 तारीख को लड़की जब घर से निकली थी, उसके बाद उसका कत्ल हुआ और 4 तारीख को उसकी लाश बरामद हो गई। अब सवाल ये था कि लड़की की जान किसने ली, उसका कत्ल किसने किया और लड़की की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो खैर पुलिस कर ही रही थी। पुलिस को उस लड़की के मोबाइल नंबर का अब तक पता चल चुका था, क्योंकि घर वाले मिल चुके थे, घर वालों ने लड़की की पहचान कर ली थी। तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और पुलिस ने ये देखना शुरू किया कि वो लड़की आखिरी बार में उसकी किससे किससे बात हुई थी और लास्ट टाइम जब वो जहाँ पर थी अंकोडिया इलाके में, उससे पहले वो कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती हुई अंकोडिया पहुँची। पुलिस ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन, डंप डेटा, इन सारी चीज़ों से पुलिस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी। इसके साथ ही पुलिस को एक और फिजिकल क्लू भी पुलिस को मिला था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स तो अपनी जगह है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक ऐसी चीज़ मिली थी जो इस मामले में एक सुराग साबित हो सकता था। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी एक चादर। वो चादर जिस चादर में लपेटकर इस लड़की की लाश को अंकोडिया के सुनसान इलाके में फेंका गया था। असल में वो चादर बिल्कुल नई सी थी और उस चादर में एक टैग लगा हुआ था। ये टैग एक ब्रांड का था और जब पुलिस ने इस चादर को देखा तो पुलिस को लगा कि इस टैग के सहारे हो सकता है कि चादर खरीदने वाले या इस चादर का इस्तेमाल करने वाले शख्स के बारे में जानकारी मिल पाए। टैग डीमार्ट का था। आप सबको पता है डीमार्ट एक बड़ा रिटेल चेन है और काफ़ी नाम है उसका। तो जब पुलिस ने देखा कि चादर में डीमार्ट का टैग लगा हुआ है, तो पुलिस ने वडोदरा में डीमार्ट के जो स्टोर्स हैं उन स्टोर्स को विज़िट करना शुरू किया और पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि इस
चादर की खरीदारी हाल के दिनों में कब हुई और कौन इस कलर या इस डिज़ाइन की चादर को खरीद कर ले गया। आपको पता है ये गर्मी के दिन हैं तो बहुत ज़्यादा चादर वगैरह की बिक्री नहीं होती होगी जिस तरह से चादर की बिक्री जो है वो विंटर में होती है। तो ऑफ सीज़न जैसी बात है, हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती। तो खैर, अब इस वजह से पुलिस को अपने एक्सरसाइज में और अपने कोशिश में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। डीमार्ट के एक स्टोर ने कंफर्म कर दिया कि ये चादर उन्हीं के यहाँ से 2 दिन पहले बेचा गया था और 2 दिन पहले ऑब्वियसली एक ग्राहक ने ये चादर खरीदी थी। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप अपने स्टोर के सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाइए और जिस ग्राहक ने भी वो चादर खरीदी थी उसके वेयरअबाउट्स के बारे में आप जो कुछ जानते हैं हमें वो बताइए, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा तो पुलिस की नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो वो चादर खरीद कर ले जा रहा था। ये नौजवान कौन था, अब पुलिस को इसकी पहचान पता करनी थी। पुलिस ने उधर दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने उस लड़की के जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं पुलिस उसको एक्सप्लोर कर रही थी, मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा, सीडीआर वगैरह। इससे पुलिस ने ये पता किया कि उसकी आखिरी बार में किस किस से बातचीत हो रही थी। तो पुलिस ने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर पर उस लड़की की कई बार बातचीत हुई थी और इत्तेफाक से जो टावर, मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन है, वो टावर की लोकेशन में वो पर्टिकुलर नंबर जो है 2 दिन पहले डीमार्ट के उस स्टोर के आसपास भी एक्टिव नज़र आ रहा था, जो इस बात का इंडिकेशन था कि जिस लड़के से उस विक्टिम गर्ल की, कातिल का शिकार बने लड़की की बात हो रही थी, उसी लड़के ने आकर चादर खरीदी थी। अब ये लड़का कौन था, चूंकि मोबाइल नंबर पता चल चुका था तो पुलिस ने उसकी पहचान भी पता कर ली। इस लड़के की पहचान रोहन परमार के तौर पर हुई, जो बोडेली इलाके का रहने वाला था। रोहन परमार के बारे में पुलिस को ये पता चला कि वो वडोदरा में ही एक कैफ़े में काम करता है और वो जिस कैफ़े में काम करता है उसके सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर ये लड़की जिसकी हत्या हुई वो काम करती है। यानी दोनों के ऑफिसेज जो हैं या दोनों के वर्क स्टेशंस जो हैं वो एक दूसरे के आसपास हैं। ये एक तरह से इस बात की पुष्टि थी कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है वो तो खैर इंडिकेट कर ही रहा था, लेकिन उनकी फिज़िकली एक दूसरे को जानने पहचानने की भी ये पुष्टि हो रही थी कि दोनों के ऑफिसर जो है एक दूसरे के आसपास थे। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए रोहन को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसे नेत्रंग इलाके से पुलिस ने धर दबोचा। रोहन से पुलिस ने सवाल जवाब किए। शुरू में वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने इस लड़की की हत्या की थी। सवाल यह है क्यों? तो जवाब ये है कि पिछले 5-6 महीनों से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी, लड़के का ये कहना था। लेकिन लड़के ने ये कहा कि उसकी जो पार्टनर है लड़की, उसने हाल के दिनों में उसे धोखा देना शुरू कर दिया था और कुछ और नौजवान लड़कों से वो लगातार बातचीत कर रही थी। इसकी वजह से उसका रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ चुका था और लगातार उस लड़की से उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, लड़ाइयाँ हो रही थी। इस लड़के ने बताया कि उसने पहले ही प्लान कर लिया था, क्योंकि लड़की जो है इस बारे में जब लड़ाई होती थी तो लड़की कन्फ्रंट करती थी और बिल्कुल उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस नहीं लग रही थी, जबकि लड़का जो है वो बहुत पैशनेट तरीके से या ये कहें कि डिस्परेट तरीके से उस लड़की के साथ इन्वॉल्व था। तो जब लड़की के साथ उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो इसने तकरीबन 5 दिन पहले उस लड़की को मारने का प्लान बनाया और गुजरात में वडोदरा के अंकोडिया इलाके में ही एक वाटर पार्क है, उस वाटर पार्क में उसने 3 मई को इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वहाँ एंजॉय भी करेंगे और आपस में थोड़ी बातचीत भी करेंगे। लड़की अभी भी पूरी तरह से ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ नहीं था, शक ज़रूर था और इसको लेकर लड़ाई ज़रूर होती थी। तो लड़की जो है उस लड़के के बुलाने पर वाटर पार्क में उससे मिलने चली गई। लड़का मिला, दोनों के बीच बातचीत हुई रोहन परमार के साथ उस लड़की की, और फिर दोनों घूमने के बहाने एक सुनसान जगह की तरफ निकले। बेसिकली बहाना तो रोहन की तरफ से था, लड़की को पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। और उस सुनसान जगह पर जाकर फिर से उसी टॉपिक पर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, हॉट एक्सचेंज हुआ और इसी दौरान लैपटॉप का जो चार्जिंग केबल होता है, उस चार्जिंग केबल से रोहन ने उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। वहाँ इनको देखने वाला कोई नहीं था। हत्या करने के बाद उसने चादर पहले ही खरीद रखी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने पहले ही प्लानिंग की थी 4-5 दिन पहले। उसी चादर में उसने उस डेड बॉडी को लपेटा और कुछ दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर
उसकी लाश फेंक दी। वो इत्मीनान से था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने लड़की का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ करके उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया था। और खुद तो खैर वो वहाँ से चला ही आया था, और उसे पूरा यकीन था कि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसकी रेंज में वो दोनों दिखे या नज़र आए। और इसके अलावा उसे पूरा मतलब पता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस था ऐसा। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स में दोनों के बीच रिलेशनशिप और बातचीत का पता चला। और दूसरी तरफ डीमार्ट वाले उस चादर के टैग से और डीमार्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे से लड़के की पहचान हो गई, और इस तरह से पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि कातिल जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, या रदर मैं कहूँगा कि ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है कि वो जुर्म करेंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर संगीन गुनाहों के मामले सुलझ जाते हैं और गुनहगार पकड़े भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के ही अहमदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें 35 साल बाद, आफ्टर 35 ईयर्स, पुलिस ने कत्ल के एक मामले का खुलासा किया। उस मामले में मरने वाली एक लड़की थी जिसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक खंडहर नुमा मकान के अंधे कुएं में दफना दिया गया था। तकरीबन 35 साल बाद आखिर वो कौन सी बात थी कि पुलिस को उस मर्डर केस के बारे में जानकारी मिली, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों ने क्राइम तक में ये स्टोरी किसी और साथी की ज़ुबानी सुनी है या नहीं, या ये स्टोरी क्राइम तक पर देखा है या नहीं। अगर आप लोग इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेजेस के थ्रू बताइएगा, मतलब कमेंट्स के थ्रू। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं समझूंगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस स्टोरी को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और फ़िलहाल जो मेरी प्रीवियस स्टोरी थी वो स्टोरी बिहार की थी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची की हत्या की कोशिश हुई थी और उसमें उसकी माँ की भूमिका सामने आई। माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी जो सीक्रेट्स है उसको छुपाने के इरादे से अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन इत्तेफाक से वो लड़की बच गई और उसकी माँ की पोल खुल गई। अब पिछले कुछ दिनों से दरअसल आप सबको पता है कि शम्स सर छुट्टी पर हैं, तो थोड़ा वर्कलोड ऑब्वियसली जब सर नहीं होते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से रेगुलरली आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ। शम्स सर जल्द ही लौटेंगे और उनके लौटते ही फिर मैं लगातार आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूँगा। जो प्रीवियस स्टोरी थी बच्ची के कत्ल की कोशिश वाली, उसमें दीपमाला ने कमेंट किया और कहा है कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि किसी बच्ची के साथ ऐसा भी कोई माँ कर सकती है। और इसके अलावा फ़िज़ा खान ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि कलयुग है जिसमें एक माँ अपने आशिक या प्रेमी से मिलने के लिए बच्ची को मारने की कोशिश करती है। राव साहब का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि जो इंसान गलती करके पकड़े जाने पर शर्म की जगह गुस्सा करे वो इंसान से दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, और विडंबना या दुखद बात यह है कि आज के ज़माने में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो गलती तो करते हैं, स्वीकार नहीं करते, शर्म उन्हें नहीं आती, बल्कि वो पलट कर जवाब देते हैं और लड़ने भी लग जाते हैं। आर आर्ट टाइम समथिंग लिखा है, आर्टिमल गांवकर, कुछ इस तरह से है। तो एनीवे मतलब नाम मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक साथ नाम और सरनेम एक साथ जुड़ा हुआ है, हो सकता है कोई जगह का नाम भी हो बीच में। जगदीश जी ने पिछले दिनों ये कमेंट किया था, जगदीश के चांदेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर तो हैं ही, रोज़ कमेंट करते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत केयरलेसली या बहुत बिना तवज्जो दिए हुए उनके कमेंट्स को पढ़कर या उनका नाम लेकर आगे बढ़ जाता हूँ, जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने उस कमेंट को पढ़ा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ। तो जगदीश जी, होता क्या है आपको पता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक कमेंट करते हैं और जुड़े हुए हैं, तो सारे लोगों के नाम और कमेंट्स लगातार पूरी तरह से पढ़ना संभव नहीं होता, खासकर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पढ़ने लग जाऊँगा सबके कमेंट्स तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कई बार मैं नाम वगैरह पढ़कर आगे निकल जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने आज भी कमेंट किया है। शिवम श्रीवास्तव ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा एडवोकेट समथिंग तनिषा त्यागी का कमेंट है, बहुत स्वागत। एलो मेलो के नाम से एक आईडी है, वो रेगुलर कमेंट करते हैं। आई एम लूसीफर ब्लडी नाइट्स, कुछ इस तरह से है एक आईडी, उन्होंने लिखा है घटिया कानून है और इसीलिए गुनहगार जो हैं वो छूट जाते हैं। ये जाहिर सी बात है, गुस्से में हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। गंगाधर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि छोटी सी कहानी है, 11 मिनट की स्टोरी, तो सर इससे अच्छा होता कि आप 30 सेकंड में रील ही बना देते आपकी कहानी बिना डोपामाइन के मिलता है।
और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। रंजीत सिंह ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा सोलो सगीर का कमेंट है और साथ में भूमेश परिहार जी ने भी कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी तरह से जुड़ते रहिए, अपनी बातें बताते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मैं नेक्स्ट जब आप सबके सामने हाजिर होऊंगा तो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स भी पढ़ूंगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।